So today we will be studying and revising making of constitution from Fatman, and I will complete this chapter in very short time and in depth. So this is very good for revision. So let's start. कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक सर्टेन आइडिया देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एक देश है वो कैसा होना चाहिए, एक कंट्री है, एक नेशन है वो कैसा होना चाहिए. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्शली रिजिड है और पार्शली फ्लेक्सिबल है. जहाँ पर जो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, जैसे कि इंडिया है अपना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा. बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्री हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये यूएसए से 1787 में शुरू हुआ. और जो यूएसए का इंडिपेंडेंस है, यूएस जब इंडिपेंडेंस हुआ तो 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंट हुआ. उसके बाद यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1787 में. तो जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके बारे में पढ़ते हैं. तो कम्युनिस्ट फॉर्म की गवर्नमेंट होती है. तो जहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सोर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. जैसे कि चाइना होता है, लाओस है, क्यूबा है. ओलिगार्की गवर्नमेंट होती है. इसमें क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, गवर्नमेंट बाई फ्यू, जैसे कि चाइना, रसिया, ईरान. फिर आती है मोनार्किक गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो कि एक सिंगल पर्सन हैंडल कर रहा है. यहाँ पर जैसे कि किंग के द्वारा या कोई मोनार्क, जैसे नॉर्थ कोरिया है, यूके है, वहाँ पर किंग होता है, सऊदी अरब. फिर टोटलिटेरियन, ये क्या होती है, इसमें क्या है, टोटल कंट्रोल होता है ओवर द लाइफ्स ऑफ सिटीजन बाय हुएवर इज रूलिंग. तो नॉर्थ कोरिया जैसे कि इसका एग्जांपल है. अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ते हैं. तो टाइमलाइन क्या है कि 1928 में जो अर्ली ड्राफ्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, तो ये सबमिट की गई थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ, और इसको चेयर किया था मोतीलाल नेहरू जी ने. तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ पे. 1934, इसके बाद 1928 के बाद 1934 में क्या किया गया, M.N. रॉय, मनीन्द्रनाथ रॉय, उन्होंने पहला प्रपोज आइडिया किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर इंडिया, की इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए. उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने ऑफिशियल डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. फिर इसके बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशंस में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की. अब ये हो क्यों रहा था? तो हुआ ये ऑफर फ्रॉम ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के द्वारा ऑफर लाए गए. और ये ऑफर लाई क्यों हुए ब्रिटेन के द्वारा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया था. तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1939 से 1945 के तक चला था. तो पहला ऑफर आया अगस्त ऑफर 1940 में. दूसरा ऑफर आया क्रिप्स प्रोपोजल, जो क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं, 1942 में. ये भी फेल हो गया. फिर बेवल प्लान आया 1945 में. उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया और यही पास हुआ था. तो इसमें क्या था, 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस जो कि चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर. तो ये एक ऐसा कैबिनेट मिशन था जो कि सिर्फ एक्सेप्टेड किया गया था, जो कि कांग्रेस के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा. और इसी से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई थी. तो जो पहले जो आए हैं अगस्त ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल, वेवल प्लान, ये क्यों रिजेक्ट कर दिए गए? ठीक है. तो ये क्या था कि कांग्रेस ने डिमांड कर दिया था पूर्ण स्वराज. बट ब्रिटिश थे वो डोमिनियन स्टेटस ऑफर कर रहे थे. तो डोमिनियन स्टेटस होता क्या है, इट इज़ ए स्टेटस गिवन टू सर्टेन कंट्री. तो ये कुछ ऐसे कंट्रियों को दिया जाता है जो अलाउ करती हैं कि आप अपना मतलब सारा सेल्फ गवर्न करेंगे, पर आप जो रिमेनिंग पार्ट होगा, आपका जो बाकी का पार्ट होगा, वो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन ही होगा. यानी डोमिनियन का मतलब है कि डेट विच इज मास्टर्ड और रूल्ड. ठीक है. तो जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, तो इन इज फेमस स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी डिलीवर्ड ऑन 14 अगस्त 1947. ठीक है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो नेहरू ने रेफर किया गांधी जी को, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप टीयर विद एवरी आई. ठीक है. अब कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ते हैं. कैबिनेट मिशन क्या है कि प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान. तो इसमें क्या था कि 389 टोटल सीट 389 थी. इलेक्टेड मेंबर थे 296, 296. ठीक है, 296. और रिप्रेजेंट किया, ये तो इलेक्टेड मेंबर 296 थे, ये ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे. जिसमें से 296 में से भी 292 मेंबर थे वो क्या आते थे, गवर्नर प्रोविंस से, जो कि 11 प्रोविंस थे टोटल. और 4 मेंबर जो थे आते थे चीफ प्रोविंस से, जो कि 4 प्रोविंस थे. तो नॉमिनेटेड मेंबर थे 93. तो ये रिप्रेजेंट करते थे प्रिंसली स्टेट को. दे डिडंट कंडक्ट इलेक्शन, रूल्ड नॉमिनेटेड मेंबर. तो 93 एंड 296, तो ये 389 हो जाता है. तो सीट अलोकेशन कैसे हुआ? The seat allocated to each British provinces were to divide among the 3 principal community, Muslim, Sikh and General. 1 seat was to be elected per 1 million population. तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पे 1 सीट थी. इट वॉज पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड. से पार्शली इलेक्टेड कौन से थे, गवर्नर प्रोविंस वाले, और चीफ कमिश्नर जो वाले थे
सॉरी नॉमिनेटेड वाले वो क्या थे कि मतलब अपना अपना नॉमिनेट करके भेज देते प्रिंसली स्टेट। मेथड ऑफ इलेक्शन तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ था। इलेक्शन जो हेल्ड हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 को हुए थे। और रिजल्ट जो क्या था कि मेजोरिटी में कांग्रेस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी 208 सीट आई, मुस्लिम लीग की 73 आई, इंडिपेंडेंस की 15 सीट आई। अभी क्रिप्स कैबिनेट पसंद है 1946 पर जो आज़ादी जो बॉयकॉट हो गया मुस्लिम लीग की बॉयकॉट के बाद, तो 290 पार्टीशन हुआ था अपना, तो रिमेनिंग सीट पर 299 रह गई थी पार्टीशन के बाद, यानी 389 थी पर पार्टीशन के बाद 299 रह गई। अब इसी बीच एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 2 सितंबर 1946 को जो इंटरिम गवर्नमेंट है इंडिया की फॉर्म की गई। इसमें जो लास्टेड अंटिल द इंडिया इंडिपेंडेंस, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ 15 अगस्त 1947, यानी 2 सितंबर 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 करीबन 1 साल 11 महीने करीबन ये चली थी। और पार्टीशन ऑफ कंट्री जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान को, उसके बाद ये ख़त्म हो गई थी। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये थे विस्काउंट वेवल, ये फरवरी 1947 तक थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए 19 फरवरी 1947 थे। कमांडर इन चीफ थे सर क्लॉड ऑचनलेक। वाइस प्रेसिडेंट जो कि ऑल्सो जो चार्ज था एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन का, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू का पूछा जा सकता है वे वाइस प्रेसिडेंट थे किसके, एक्सटर्नल अफेयर के और कॉमनवेल्थ रिलेशन के। होम अफेयर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी मिला था। एग्रीकल्चर एंड फूड का तो राजेंद्र प्रसाद को मिला था जो कि INC थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, मतलब कॉमर्स का जो था वो इब्राहिम इस्माइल चुंदीगर था, ये मुस्लिम लीग का था। डिफेंस बलदेव सिंह कांग्रेस से थे। फाइनेंस को उसको मिला था लिकायत अली खान को, ये मुस्लिम लीग से थे। हेल्थ का भी गजनफर अली खान जो मुस्लिम लीग से थे। लेबर जगजीवन राम ये कांग्रेस से थे। लॉ जोगिंदर नाथ मंडल मुस्लिम लीग। एजुकेशन एंड आर्ट्स C राजगोपालाचारी कांग्रेस। रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर अब्दुल रब निशांत जो मुस्लिम लीग से थे। इंडस्ट्री एंड सप्लाई जॉन मथाई जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था और ये कब पास हुआ। तो 13 दिसंबर 1940 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वो प्रेजेंट किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने। और 22 जनवरी यानी कि 13 दिसंबर 1940 को तो उन्होंने प्रेजेंट किया है, और 12 जनवरी 1947 में ये पास हो गया, एक्सेप्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो ये डेट पूछी जाती है। 13 दिसंबर 1940 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और 22 जनवरी 1947 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे PYQ हुए हैं इस पर, तो ये एक्सेप्ट कर दिया गया था 22 जनवरी 1947। अब इसके बाद हम आते हैं कि कमेटी जो फॉर्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो जो कमेटी थी 8 तो मेजर कमेटी थी, 13 माइनर कमेटी थी। तो 8 मेजर कमेटी तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, उसकी मैं कुछ ट्रिक भी बता दूंगा जो परमार सर नहीं बताएंगे। तो मेजर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो जिस भी कमेटी के आगे आपको यूनियन और स्टेट मिल जाए उसके हेड जवाहरलाल नेहरू होंगे। जैसे कि यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू और स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, 3 कमेटी हो गई। उसके बाद सरदार पटेल सरदार पटेल को आपको पता होगा उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यूनिटी की थी प्रोविंसेस को, मतलब जितने भी थे हैदराबाद उन सबको एक किया था ना। तो अब उसकी ट्रिक है ये कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो प्रोविंसेस को बनाने का काम किसने किया था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो सरदार पटेल ने। तो ये उसका आंसर यही है, सरदार पटेल हेड उसके। और जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स की और माइनॉरिटी और ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया, उसके भी सरदार पटेल है। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये तो सबको याद होगा और रटा भी होना चाहिए, ठीक है। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे अपने, वो प्रेसिडेंट थे, तो यानी मुखिया जी हैं। और मुखिया जी क्या करेंगे, रूल्स वही बनाएंगे, तो जो रूल्स बनाएंगे तो स्टीयरिंग भी तो वही पकड़ेगा। तो दोनों चीज़ रूल्स और स्टीयरिंग ये दोनों राजेंद्र प्रसाद है। तो माइनर कमेटी में आपको सारी याद नहीं रखनी है, पर जितनी याद सोचते हैं कुछ मैं याद करा दूँगा। जैसे कि फाइनेंशियल स्टाफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हेड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मुखिया जी हैं तो मुखिया जी झंडा लेके चलेंगे, तो हेड ऑफ कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग तो मुखिया जी राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस स्टाफ मुखिया जी हैं तो फाइनेंस कौन देखेगा घर का, स्टाफ कमेटी कौन रखेगा फाइनेंस की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, तो इसको ऐसे याद कर लो कि अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर कितना बड़ा नाम है, तो भैया इनके क्रेडेंशियल में शक हो जाता है कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, ये कैसा नाम है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो क्रेडेंशियल गड़बड़ है तुम्हारे, तो क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ये बस ट्रिक है, आपको कुछ और याद हो तो आप याद कर लेना। हाउस कमेटी तो B पट्टापी सीतारमैया। तो हाउस कमेटी जैसे कि एक मूवी थी रमैया वास्तव भैया, तो उसमें सब घर की चीज़ें थी, तो रमैया वास्तव भैया पट्टाभी सीतारमैया हो जाएगा। कमेटी ऑन चीफ कंट्रोल प्रोविंसेस
बी पट्टाभी सीतारमैया। तो ये कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, इससे भी बी पट्टाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी तो डॉक्टर के एम मुंशी जी। तो मुंशी जी क्या देखेंगे, बिजनेस यानी धंधा देखेंगे, तो इसको याद कर लेना। यहाँ पर इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बिजनेस और फाइनेंस को जो फाइनेंस वाला है वो राजीव प्रसाद और बिजनेस वाला के एम मुंशी के पास है। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो जो जीवी मावलंकर हैं। एड ऑफ कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट एस वरदाचारी। एड ऑफ कमिटी ऑन सिटीजनशिप एस वरदाचारी। एक्सपोर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविंशियल ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन नालिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल एस के दर कमीशन, ये याद होगा क्योंकि एस के दर कमीशन ने लिंग्विस्टिक वो किया था। स्पेशल कमिटी ऑन एग्जामिन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी उषा नाथ सेठ। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में करते हैं। तो सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी 7 थे। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नोन एज मॉडर्न मनु या फिर मॉडर्न मैन। तो इसने क्या किया था कि 141 दिन लिए थे प्रिपेयर करने को ड्राफ्ट को। तो इसमें कितने लोग थे, 7 लोग थे। तो कौन कौन, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, जिनकी रिप्लेस किया था एन माधव राव ने। बी एल मित्र ने रिजाइन दे दिया तो एन माधव राव ने इनको ज्वाइन किया था। डी पी कैतान की डेथ हो गई, उसके बाद उनको टी टी कृष्णमाचारी और फिर के एम मुंशी, एक बी आर अम्बेडकर, 7 हो गए। ड्राफ्ट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो 21 फरवरी 1948 को था फर्स्ट ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड। 8 महीने फॉर द पीपल ऑफ द इंडिया टू डिस्कस। 8 महीने तक इसको डिस्कस किया गया। 21 फरवरी 1948 को पहला ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया गया और 8 महीने तक इसको डिस्कस किया गया। फिर 4 नवंबर 1948 को बी आर अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट किया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो बी आर अम्बेडकर में कुछ फैक्ट है तो उसको पढ़ लेते हैं। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बंगाल जुलाई 1940। पार्टीशन से पहले जो बंगाल से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए 1940 में, बट पार्टीशन के बाद इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्शन लड़ा था। पहली रीडिंग जो हुई थी ड्राफ्टिंग की तो 5 दिन चली थी। 4 नवंबर से फाइनल ड्राफ्ट आ गया 4 नवंबर 1948 को। तो अब रीडिंग शुरू हुई तो पहली रीडिंग हुई थी 5 दिन के लिए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरी रीडिंग 10 महीने 3 दिन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरी रीडिंग कंप्लीट हुई थी 26 नवंबर से 1949। ठीक है, तो ये थर्ड रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 के इसी दिन तो अडॉप्ट किया था। टोटल सेशन जो हुए थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो 11 सेशन हुए थे 165 दिन तक चले थे। ठीक है, तो टोटल टाइम जो कि टेकन किया था ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल 11 महीने 18 दिन, किसी को 17 दिन भी लिखता है पर कोई भी ऑप्शन एक ही देगा। बजट तो लगा था 64 लाख। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर तक चला था 1940 और 10वां सेशन चला था 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां 14 से 26 नवंबर 1949। जो पहला सेशन हुआ था पहला दिन, उसमें 211 मेंबर प्रेजेंट थे वर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फाइनल ड्राफ्ट जो था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रेजेंट किया गया 4 नवंबर 1948, मैंने पहले बता दिया था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रोविजन लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे? सिटीजनशिप जो कि आर्टिकल 5 से 9 है, इलेक्शन आर्टिकल 324 से 329 और प्रोविजन जो कि पार्लियामेंट के थे कुछ वो इम्पोज कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 को क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स किया गया, कमेंस किया गया। इसी दिन को रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है। जो रीजन ऑफ चूजिंग दिस डेट इज बिकॉज सेम डे 1930 में पूर्ण स्वराज वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन 1929 में। ठीक है, ओरिजिनली अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो 395 आर्टिकल है, शेड्यूल 22 है, एक प्रेम्बल है। ठीक है, सिंपल सा है। जो फंक्शन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो इसको पढ़ लेते हैं। तो लॉ मेकिंग बॉडी, जब लॉ बनता था तो उसके लिए जो लॉ मेकिंग बॉडी के लिए तो जीवी मावलंकर जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो बैठते थे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता था तो जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे बिफोर इलेक्शन वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शन राजेंद्र प्रसाद जो कि परमानेंट हो गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट वी.टी. कृष्णमाचारी, एस.सी. मुखर्जी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये फंक्शन किया फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम जनगण मन जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। इंडिया की मेंबरशिप जो कॉमनवेल्थ की थी वो मई 1949 में रेटिफाई की गई।
डॉक्टर नारायण प्रसाद जो कि इलेक्ट किए गए थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 26 जनवरी 1950 को। अब कुछ मोर इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो BN राव थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी। नंबर ऑफ मेंबर जिन्होंने साइन किया कॉन्स्टिट्यूशन को तो 284, जिसमें से 15 फीमेल थी। लास्ट सिटिंग कब हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट सिटिंग जो साइन इस पर साइन हुए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण राजा था, हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य, कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरेटर तो नंदलाल बोस एंड ब्योर राम मनोहर सिन्हा, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो HB अयंगर। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिंबल है इसका सिंबल जो एलिफेंट है, एलिफेंट बड़ा होता है तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है तो उस वजह से। और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। इंपॉर्टेंट फीमेल जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो राजकुमारी अमृत कौर जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, सुचेता कृपलानी जो कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है, और सरोजिनी नायडू जिसको फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होता है। मैंने 16 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश की है। होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू।